बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। जो सुपर टैक्स लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, एक सुपर एफर्ट की गई है मईशत को बहाल करने के लिए, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज तो मार्केट ही क्रैश कर गई। ये क्या इकॉनमी को बहरान से निकालने का तरीका है, या इससे एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तबाह हो जाएंगी, इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, इससे क्या होगा? ये इस तरफ आने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि सुपर टैक्स क्या है। देखिए, बड़ी सनतों पर 10% के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, 4% तो तमाम सनतों पर, और उसमें 6% इजाफी उन सनतों पर जो कि 13 मखसूस सनतें हैं। तो उन 13 पर 4 + 6 10% टैक्स लगेगा। यूं पहले वो दे रहे थे 29% टैक्स, और अब वो देंगे 39% टैक्स। अच्छा, सनतकारों का मसला क्या है? सनतकारों का मसला यह है कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इस खत्ते में सबसे हाई है। पहले उसकी वजह यह है कि इंडिया में और बांग्लादेश में 6 से 8 सेंट पे उनको बिजली दस्तयाब है, और यहाँ 16 सेंट में उनको बिजली मिलती है। और गैस की शॉर्टेज, बिजली की शॉर्टेज, इन तमाम मसाइल की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही बहुत ज़्यादा है। और वो पहले ही ये चीखते रहते हैं कि सारा ऑर्डर जो है बाहर का वो इंडिया ले जाता है, वो बांग्लादेश ले जाता है, उनको वहाँ से चीप पड़ता है, और हमें जो है वो यहाँ से हमारा चूँकि कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, ये अगर पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, तो बाहर का निज़ाम तो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान पे फ़र्क पड़ेगा। ये वजह है कि पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री, वो पहले ही बंद हो गई है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक ज़माने में मोमबत्तियाँ बना करती थी। अच्छा, वो मोमबत्ती जो है अब जब चाइना से आने लगी तो पता चला कि चाइना वाली तो 5 रुपये की है और हमें यहाँ पर कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपये की। इसी तरह से टॉयज़ हैं, खिलौने हैं छोटे छोटे, यहाँ तक कि कील, स्टील के कील, जो लोहे के कील हैं, वो भी चाइना से आते हैं, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री को वो सस्ता पड़ता है, यहाँ भेज के भी सस्ता पड़ता है, फ्रेट डाल के भी सस्ता पड़ता है। और अगर हम लोकल प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 बाहर की चीज़ों ने पाकिस्तान में कब्जा जमा लिया, और यहाँ के जो लोग थे वो अपनी इंडस्ट्री को बंद करके हाथ झाड़ के बैठ गए। उसके नतीजे में दोहरा नुकसान हुआ। एक तो हमारी इंपोर्ट्स ख़त्म हुई, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई, यानी हम यहाँ से जो चीज़ बना के बाहर नहीं भेज रहे, और दूसरा ये हुआ है नुकसान कि हमें इंपोर्ट्स करना पड़ रही हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, और हमारा डॉलर बाहर फ्लाई कर रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर नई हुकूमत को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत थी, सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट देने की ज़रूरत थी, वहाँ पर उन पर 10% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है, और कहा गया है कि आप 29 की बजाय 39% देंगे। अब देखिए, इसमें जो दलील दी गई है वो ये है कि नहीं जी, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये टैक्स जो है वो प्रोडक्ट पे नहीं लगाया जा रहा, ये टैक्स उसके रॉ मटेरियल पे नहीं लगाया जा रहा, ये टैक्स लगाया जा रहा है किसी भी बिजनेसमैन की नेट इनकम पर, यानी जितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा उस प्रॉफिट का जो है वो उसने 10% इजाफी टैक्स देना है। अच्छा, अब कहने को तो ये बात समझ आ जाती है, बड़ी आसान सी है कि भाई वाकई अगर उसने अपनी जितनी इनकम की है या जितना उसने प्रॉफिट कमाया है, अपने मुनाफे में से उसने जो है वो टैक्स देना है, तो इससे प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीमेंट की बोरी है, वो 900 रुपये की है, फर्ज करें इंडस्ट्री 800 की बनाता है, 900 की बेचता है, 100 रुपया कमाता है, उसने 100 बोरियाँ बेची, 1 लाख रुपये उसने कमा लिया, तो अब उस 1 लाख पर वो टैक्स देगा, तो बोरी की कीमत बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक लॉजिक आज सामने आई। लेकिन जितने इंडस्ट्री से मेरी बात हुई, जितने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से बात हुई, वो कहते हैं ये हो नहीं सकता कि जो सनतकार है वो अपनी प्रोडक्ट या वो जो अपना प्रॉफिट है उसमें से हिस्सा दे और उसका बर्डन आवाम के ऊपर शेयर ना करे, प्रोडक्ट के ऊपर शेयर ना करे। यानी वो ये कहते हैं कि जब उसको पता होगा कि मैंने ज़्यादा टैक्स देना है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करेगा, ताकि उधर से उसको कंपनसेट करके यहाँ से उसको बैलेंस कर सके। तो ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि कोई बात नहीं, मैं भी 20 करोड़ इजाफी दे रहा हूँ, तो मिफ्ता इस्माइल साहब तो वज़ीर ख़जाना है, वो तो उन्होंने एक आंक का इशारा करना, तो उनका 20 करोड़ कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करप्ट आदमी है, लेकिन हमारी हुकूमतों में आज तक यही होता है। पाकिस्तान का तभी तो ये हाल है। पाकिस्तान का हाल बेहतर ना हो जाता कि अगर ये चीज़ें ना हो रही होती, तो यहाँ पर तो जो वज़ीर मुशीर बनता है उसका तो कोशिश यही होती है कि आंख का इशारा करे, किसी को फैसिलिटेट करे, तो उसको चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल ये जो है वो IMF की शराइत को पूरा करने के लिए और इजाफी टैक्स देने के लिए ये एक ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया गया। देखिए, IMF ये नहीं कहता कि आप कहाँ टैक्स लगाएं और कहाँ ना करें।
IMF ये कहता है भाई इतने पैसे जमा करो, अपनी इकॉनमी बचानी है। तो आप 7,000 अरब करना चाहते हैं, नहीं 7,000 अरब रुपए से काम नहीं चलेगा, 7400 अरब, मुझे 400 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा करो। अच्छा, अब हम 400 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए ये नहीं करते कि हम देखें कौन टैक्स नहीं दे रहा, उसके ऊपर टैक्स लगाए जाके, रिटेलर्स टैक्स नहीं दे रहे उसके ऊपर लगाए, नहीं, मुश्किल काम है वो। आसान हाल क्या है, जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनको और डाल दो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनको डॉक्यूमेंट नहीं करना, जो डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं पे और डाल दो, आसान काम है। तो IMF को इससे गरज नहीं आप किससे टैक्स ले रहे हैं, उसको गरज इस बात से कि टैक्स ले रहे हैं। तो हम IMF को खुश करने के लिए 7,000 का जो टारगेट था उसको 7400 कर दिया और टैक्स उठाकर डाल दिया इंडस्ट्रीज पे, जिसका अल्टीमेटली असर जो है वो आवाम के ऊपर ही आना है। अच्छा, अब ये जो वैसे भी जो सुपर टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो अमूमी टैक्स जो आप पहले से दे रहे हैं उसके ऊपर लगाया जाता है, यानी इजाफी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और नुकता समझा दूं, इसको सुपर टैक्स का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर, और इसका मकसद क्यों नहीं बताया गया कि ये टैक्स क्या करेगा। जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है तो उससे बताया जाता है कि इस टैक्स लगाने का ये पर्पज़ है, इससे ये फ़ायदा होगा। PTV का टैक्स बिजली के बिल में आता है तो भी PTV को जाएगा। पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है, भाई जो है वो पेट्रोलियम की मद में जो हमारा इम्पोर्ट बिल है या सर्कुलर डेटा उसको ख़त्म करना है, कोई भी वॉट एवर जो पर्पज़ है उसको बताया जाता है। लेकिन जब पर्पज़ नहीं बताया जाता किसी टैक्स को इकट्ठा करने का तो उसको हम कहते हैं ये सुपर टैक्स है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई पर्पज़ क्यों नहीं बताया गया कि इससे करेंगे क्या। पर्पज़ इसलिए नहीं बताया गया कि जब आप पर्पज़ बताते हैं तो वो फिर टैक्स नहीं, वो लेवी हो जाती है टेक्निकल टर्म्स में, और लेवी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पार्लियामेंट के दोनों ही वालों से मंजूरी लेना पड़ती है। पहले लोअर हाउस से मंजूरी लेंगे, फिर अपर हाउस से मंजूरी लेंगे, और दोनों हाउस से जो मंजूरी लेंगे तो वो लेवी की बनेगी। और आसान हल क्या है कि आप उसको लेवी ना करें, आप उसको सुपर टैक्स कह दें और ये तासुर दें कि हम अमीर आदमी पे लगा रहे हैं जी, गरीब को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोचें कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक टन सरिया बनाता है एक बंदा और वो फर्ज करें 2.25 लाख रुपए का मार्केट में एक टन बेचता है। आपको जो पता चलेगा कि भाई मैंने दिसंबर की 30 तारीख को, यानी ये इसकी कैलकुलेशन ही होती है कि 30 दिसंबर को आपको जो है वो टैक्स पे करना है। तो जब आपको टैक्स पे करना है तो उसके लिए आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे ताकि मैं उस मार्जिन को वहाँ से कंपनसेट करने की कोशिश करूँ। एनीवे, ये एक जो है वो सुपर टैक्स लगाकर पहले से जो मौजूद शोबाजात हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। इनमें से कौन सी सनतें आपने खैर ये न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, सीमेंट है, बैंकिंग है, एविएशन है, एविएशन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, स्टील है, तेल और गैस है, फर्टिलाइज़र है, सिगरेट है, केमिकल है, बेवरेजेस है। ये 13 किस्म की जो इंडस्ट्रियाँ हैं इसमें से आधी तकरीबन वो है जिसका बराह रास्त असर आवाम के ऊपर पड़ेगा। मसलन जब आप सीमेंट पे लगाएंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और महंगी हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन का काम और महंगा हो जाएगा। अब जिन मेरे जैसे लोगों ने अब घर बनाना है वो बेचारे बहुत परेशान हैं कि उनकी कॉस्ट पहले 2 महीने में बहुत बढ़ गई है और अब उन्होंने आगे जाके घर बनाना है, तो वो बेचारे रोज़ सोचते हैं सुबह उठ के कि डॉलर अब कितने का हो गया। अच्छा, डॉलर का भी सुन लीजिए, वो कल आपको, चले पहले ये बात मुकम्मल कर लूँ। इसी तरह टेक्सटाइल है, उसकी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो पहले माशाल्लाह हमारे यहाँ बड़ा जो है वो काम कर रहा है, अभी कोई उम्मीद की किरण पैदा होना शुरू हुई थी तो उसमें भी टैक्स लगा दिया आपने। स्टील सरिये के ऊपर लगेगा तो बराह रास्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। फिर तेल गैस फर्टिलाइज़र पर लगा दिया है तो उससे नतीजे में आपको पता है फिर एग्रीकल्चर मुतासर होगी। तो ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे हैं और आप कुर्बानी मांग रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आती आप किस किस्म की कुर्बानी मांग रहे हैं, क्योंकि 2 महीने पहले तो ऐसी किसी कुर्बानी का ना कोई जिक्र था, ना किसी को ज़रूरत महसूस होती थी। बड़े अच्छे तरीके से मईशत चल रही थी। पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री थी, रेटिंग एजेंसीज थी, वो पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्बत करार दे रही थी, मुस्तहकम करार दे रही थी, और अब सारी माइनस में चली गई हैं। तो ये कैसे हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर? वो कह रहे हैं जी पिछली हुकूमत करके चली गई। भाई पिछली हुकूमत करके चली गई तो उसने क्या कोई जादू मंत्र से संभाला हुआ था, और क्यों नहीं ये सुपर टैक्स लगाने पड़ रहे थे? अब क्या हुआ? अच्छा, दूसरा ये है कि बजट आने के बाद जो है वो जो बुनियादी मैंने सवाल भी उठाया वो ये है कि क्या वजह है कि मार्केट में आज इस्तेहकाम नहीं आ सका। यानी कल आपका रुपया मुस्तहकम हुआ, 4 रुपये डॉलर गिरा, और आज के बारे में खबरें थी कि और गिरेगा क्योंकि चाइना से 2.3 अरब डॉलर आ गए हैं। IMF ने भी डील तकरीबन ओके कर दी है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखें कि मार्केट आज क्रैश कर गई। उसमें बड़ी वजह तो वही थी जो सुपर टैक्स लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि स्टेबिलिटी कहाँ है, कितनी है।
कब तक चलेगी, पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ का अदम तसलसल है। बजट आया पिछले दिनों, बजट के बाद लोग फोकस कर रहे थे कि अच्छा अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर चलना है, तो 15 दिन नहीं गुजरे तो नए टैक्सेस आ गए हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मासूमियत से फरमाया है कि हमने बजट तो बनाया था लेकिन उसके बाद IMF ने इतनी शराइत आयद की हैं कि हम उसको पूरा करते फिर रहे हैं, और अगर उन्होंने मजीद शर्त आयद ना की तो हमारी IMF से डील मुकम्मल हो जाएगी, यानी वरना फिर कुछ दिन के लिए और लटक जाएगा और आपको और मुकम्मल करनी पड़ेगी, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। तो मार्केट के अंदर में हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अदम इस्तेहकाम, गैर यकीनी की कैफियत की वजह से, और ये गैर यकीनी की कैफियत तब तक बरकरार रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो भाई एक ही हल है, इलेक्शन कराओ, जो भी हुकूमत आएगी, भले बिलावल को हुकूमत दे दें आप, मरियम को दे दें जी, और जो मर्जी कर लें, जो भी हुकूमत करेगा कम से कम वो 5 साल की पॉलिसी बनाएगा, और इन्वेस्टर को और मार्केट में सरमायाकारी करने वाले को पता होगा कि भाई ये 5 साल की पॉलिसी है। अभी तो पता ही नहीं है कि कल डॉलर कितने का होगा, 4 रुपये गिरेगा कि 4 रुपये बढ़ेगा, तो बताएं ना कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। हर बंदा अपने जो है वो हाथ रोक के बैठ गया है। तो जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मार्केट नहीं चलेगी और ब्लड बात होगा, तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है सोचने वालों को सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।